तो आज इस वीडियो में हम लोग रासायनिक बलगतिकी के रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो पिछला वीडियो था उस पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे रासायनिक बलगतिकी क्या होता है और रासायनिक बलगतिकी में जो होता है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो वो सारे रासायनिक अभिक्रिया के जो जितने सारे प्रकार हैं सबको हम लोग इस वीडियो में डिफाइन करके पढ़ने वाले हैं और रासायनिक अभिक्रिया की दर को भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन हम लोग ये पढ़े हुए थे। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अभिक्रिया के गति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो रासायनिक अभिक्रिया की गति के आधार पर वर्गीकृत 3 भागों में किया गया है। फर्स्ट जो है वह तात्क्षणिक या तीव्र अभिक्रिया था, दूसरा जो मंद अभिक्रिया और तीसरा जो है मृदु अभिक्रिया था। तो ये जो तीनों अभिक्रिया है, ये तीनों अभिक्रिया के हम लोग एक एक करके आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो फर्स्ट अभिक्रिया है तात्क्षणिक या तीव्र अभिक्रिया, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए तात्क्षणिक या तीव्र अभिक्रिया, इसे हम लोग फास्ट अभिक्रिया कहते हैं, फास्ट रिएक्शन कहते हैं। अर्थात ये अभिक्रिया इतना तेजी से होता है। देखिए यहाँ पे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो इतनी तीव्रता से संपन्न होती है कि प्रयोगशाला में इनकी दर या गति मापना असंभव होता है, उसे तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात तात्क्षणिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है जिनकी जो है इनकी दर या गति, इनकी जो दर होती है वह इस रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिक्रिया की जो दर होती है, उस अभिक्रिया के दर को हम लोग प्रयोगशाला में भी माप नहीं सकते हैं। ये इतना नहीं तेजी से होता है, इतना ना तेजी से होता है कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया के जो दर होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को हम लोग प्रयोगशाला में भी नहीं माप सकते हैं। इसलिए हम लोग इसे तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है, तो ये जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है, तो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को वैसा रासायनिक अभिक्रिया चाहिए जिस अभिक्रिया की दर को हम लोग माप सके और उसको अपना अनुसार से घटा या बढ़ा सके। लेकिन जो ये तात्क्षणिक या तीव्र अभिक्रिया है, इसकी जो दर है, इसकी जो मापन है वह संभव ही नहीं है। इसलिए हम लोग रासायनिक बलगतिकी में तात्क्षणिक अभिक्रिया को नहीं पढ़ेंगे। चलिए जैसे इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस रूप है, सोडियम क्लोराइड एक्वस रूप और AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट है। तो जब NaCl का एक्वस और सिल्वर नाइट्रेट का जब एक्वस लिया जाता है, एक्वस रूप में लिया जाता है, तो ये AgCl है, ये अवक्षेप के रूप में, उजला अवक्षेप के रूप में, सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना, याद रखना है कि ये जो जब NaCl और AgNO3 का जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं एक्वस रूप में, तो AgCl का उजरा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है और NaNO3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया होता है, ये आयनिक अभिक्रिया है हमारा। ये जो अभिक्रिया है ये आयनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे ये जो अभिक्रिया होता है बहुत जल्दी होता है, ये बहुत ही कम समय में होता है। जैसे इसमें जितने भी सारे Na है, तो Na के ऊपर भी प्लस है और Cl के ऊपर भी माइनस होता है। और यहाँ पे जो AgNO3 है, तो Ag के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है और NO3 है, NO3 के ऊपर भी माइनस चार्ज होता है। तो इसमें दूसरा कुछ नहीं होता है, बस आयन का एक्सचेंज करना होता है। Ag जो है Cl के साथ जुड़ जाता है और NO3 जो है Na के पास जुड़ जाता है। अर्थात ये जो दोनों है, ये दोनों आपस में अपने आयन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये दोनों आपस में अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं। ये तो ऑलरेडी एक्वस रूप में है, तो Na और Cl और यहाँ पे AgNO3 ये ऑलरेडी क्या आ जाएंगे, ये आयन रूप में आ जाते हैं। जब एक्वस रूप में लेते हैं तो ये ऑलरेडी आयन रूप में रहते ही हैं, और जब एक साथ इसको मिलाया जाता है तो एक साथ मिलाने के बाद ये अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं
और ये इतना जल्दी एक्सचेंज करते हैं अपने आयन को, इतना जल्दी एक्सचेंज करते हैं कि इसके जो दर होती है अभिक्रिया की दर, उसे हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है तात्क्षणिक या तीव्र अभिक्रियाएं, वो अभिक्रियाएं अधिकांशतः आयनिक अभिक्रिया ही होती है, वो अधिकांशतः आयनिक अभिक्रिया ही होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसे हम लोग आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये जो तात्क्षणिक या तीव्र अभिक्रिया होती है, इन अभिक्रियाओं की संक्रियन ऊर्जा के जो मान होते हैं वो अत्यंत कम होते हैं। संक्रियन ऊर्जा के जो मान होते हैं वो अत्यंत कम होते हैं। यहाँ पर देखिए, वो अत्यंत कम होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो अभिक्रिया होती है, इसे किसी भी अन्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संक्रियन ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है, जब अभिक्रिया आरंभ होती है तो अभिक्रिया आरंभ में जो न्यूनतम ऊर्जा होता है, अभिक्रिया के आरंभ में जो न्यूनतम ऊर्जा होता है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, इस प्रकार के अभिक्रिया में जो संक्रियन ऊर्जा होता है, वह संक्रियन ऊर्जा बहुत ही कम होता है। तो रासायनिक बलगतिकी में इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग को नहीं पढ़ना है, जिसके अभिक्रिया के दर के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता हो। अब चलिए जो इसका दूसरा देखते हैं, वह है मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो इतनी मंद गति से होती है कि उनके दर या गति को प्रयोगशाला में मापना असंभव है, अर्थात उसे हम लोग माप नहीं सकते, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। अब आप ही बताइए कि वैसा अभिक्रिया है जिसकी अभिक्रिया इतना धीरे धीरे हो रही है, इतना स्लो हो रही है, क्या इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग इंडस्ट्रियल में यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कोई प्रोडक्ट हमको बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाना है, वह प्रोडक्ट इतना धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि इतना धीरे धीरे बनेगा कि उसे हम लोग बनाना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे ये जो मंद अभिक्रिया है, ये मंद अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया होता है, इतना मंद से गति से होता है, इतना धीरे धीरे होता है कि इसकी दर या गति को हम लोग माप नहीं सकते। इसकी दर या जो गति होती है, इसका प्रयोगशाला में मापना असंभव है, इसलिए इसे हम लोग मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, लोहे का जंग लगना एक मंद अभिक्रिया है। जैसे आपके घर में साइकिल होगा या बहुत लोहा का ऐसा सामान होगा, तो उसपे जो जंग लगता है वो धीरे धीरे जंग लगता है। अब तो उस पर हम लोग रोस्टिंग भी कर देते हैं, उसे पेंट भी कर देते हैं कि जंग लगने में और भी कई साल लग जाते हैं। जैसे धरती के अंदर कोयले का निर्माण जो है, कोयले के निर्माण के लिए हजार वर्ष भी लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जीवन चक्र में परिवर्तन, जो हम लोगों के जीवन चक्र में परिवर्तन होता है, ये किस समय कैसे हो जाता है, इसके बारे में भी हमको जानकारी नहीं मिलती है। जैसे सीमेंट का जमना, जैसे यहाँ पर सीमेंट का जमना, ये सारी अभिक्रिया हमारे मंद अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। ये मंद अभिक्रिया के एग्जाम्पल, ये इतना धीरे धीरे अभिक्रिया होता है कि इसकी अभिक्रिया की गति को मापना असंभव होता है। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, इस प्रकार के अभिक्रिया के लिए जो संक्रियन ऊर्जा का जो मान होता है, वह बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसमें अभिक्रिया करने के लिए ज़्यादा समय लगता है। तो अभिक्रिया करने के लिए इसे एनर्जी चाहिए, तो इसमें संक्रियन ऊर्जा का मान, अर्थात इसे एनर्जी अधिक चाहिए होती है अभिक्रिया करने के लिए, इसलिए इसका जो संक्रियन ऊर्जा का मान है, वह संक्रियन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। जब इसको संक्रियन ऊर्जा का मान, एक्टिवेशन एनर्जी का मान अधिक मिलेगा, तब ये जाके एक्टिव होगा और अभिक्रिया करने के लिए तैयार होगा। तो इसमें जो मंद अभिक्रिया होता है, तो मंद अभिक्रिया में जो संक्रियन ऊर्जा होता है, वह संक्रियन ऊर्जा का मान बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। और इस प्रकार के भी हम लोग अभिक्रिया का रासायनिक बलगति में प्रयोग नहीं करेंगे जो इतना स्लो होता हो। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारा तीसरा है मृदु अभिक्रिया, मॉडरेट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिनके अभिक्रिया के गति का मापन सहज या आसान है, उसे मृदु अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया के गति को हम लोग आसानी से, सहज रूप से
माप सके, आसानी से सहज रूप से माप सके, उसे हम लोग मृदु अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार के अभिक्रिया को ही हम लोग रासायनिक बलगति में प्रयोग करेंगे, इंडस्ट्रियल में प्रयोग करेंगे, ताकि उसके रासायनिक अभिक्रिया की गति को जान के उसके रासायनिक अभिक्रिया गति को अपने अनुसार से उसे हम लोग कंट्रोल कर सके। तो हम लोग मृदु अभिक्रिया, मॉडरेट रिएक्शन को क्या करते हैं हम लोग, मॉडरेट रिएक्शन का हम लोग रासायनिक बलगतिकी में प्रयोग करेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए N2H2, N2 और H2, तो इसमें क्या होता है, N2 जो है इसमें बॉन्ड बना हुआ रहता है, इसमें बॉन्ड बना रहता है N के साथ। तो इसमें जो है इस सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड को तोड़ता है, सबसे पहले ये बॉन्ड को तोड़ता है। और यहाँ पे जो H2 है, H2 के पास भी हाइड्रोजन के पास भी है H के साथ बॉन्ड होता है, तो ये भी क्या करता है, तोड़ता है। ये भी क्या करता है, तोड़ेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होगा वह तोड़ेगा, और एक हाइड्रोजन जो है वह नाइट्रोजन से जाकर के जुड़ेगा। तो नाइट्रोजन के साथ 3 गो बॉन्ड होता है, तो नाइट्रोजन में कितने हाइड्रोजन आकर के जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेंगे, अर्थात NH3 का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार के ये भी हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जाकर के जुड़ेंगे, और इस प्रकार से इसमें भी 3 हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेंगे, इसमें भी 3 हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेंगे। इस तरीके से ये भी हमारा क्या बनाएगा, NH3 का निर्माण करेगा। तो ये कितने NH3 का निर्माण करता है, 3 NH3 का निर्माण करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है और बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड टूटने में और बॉन्ड बनने में कुछ समय लगता है, हालांकि उतना भी ज़्यादा समय नहीं लगता है और उतना भी कम समय नहीं लगता है। इतना समय लगता है जितना समय को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका मापन हम लोग कर सकते हैं। तो ये मृदु अभिक्रिया जो होता है, मॉडरेट रिएक्शन होता है। ये सारी की सारी अभिक्रियाएं मोलिक्यूलर रिएक्शन होता है, आणविक रिएक्शन होता है। जिसमें आणविक का मतलब क्या हो गया, जिसमें अणु इन्वॉल्व हो, जिसमें अणु क्या हो, जिसमें अणु मोलिक्यूल इन्वॉल्व हो। तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं आणविक अभिक्रिया अर्थात बंधन रिएक्शन होता है। ये सब में बंधन अर्थात बॉन्ड वाला अभिक्रिया होता है। जिसमें बॉन्ड वाला अभिक्रिया होता है वो सारे के सारे मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। कुछ ऐसे भी अभिक्रिया ही होती है, बंध अभिक्रिया है, जो मॉडरेट रिएक्शन नहीं होती है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये उसी प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, H2 + I2 है। तो H2 + I2 क्या बनाता है, 2HI बनाता है। ये भी एक बॉन्ड रिएक्शन है। तो ये मृदु अभिक्रिया, जितने भी मृदु अभिक्रिया हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सब बॉन्ड रिएक्शन होंगे। और हम लोग इस चैप्टर में मृदु अभिक्रिया, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इन अभिक्रियाओं के जो संक्रियन ऊर्जा के जो मान होता है वह मध्यम होता है। मध्यम होता है मतलब नहीं ज़्यादा होता है और ना ही उतना कम होता है, नहीं बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है, मीडियम में होता है। अर्थात इन अभिक्रियाओं के जो संक्रियन ऊर्जा का मान होता है वह मान मध्यम होता है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया हमारे 3 प्रकार की होती है, और तीनों अभिक्रिया को हम लोग पढ़ लिए। और इस चैप्टर में हमें किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ना है ये भी हम लोग समझ लिए। तो किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे, मृदु रासायनिक अभिक्रिया अर्थात मॉडरेट रिएक्शन को पढ़ेंगे, जिसके रासायनिक अभिक्रिया की गति या दर का मापन आसानी से हम लोग कर सके, उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है ये संक्रियन ऊर्जा है, और यहाँ पे आ रहा है अभिक्रिया की गति। तो चलिए इस चीज़ को पढ़ते हैं कि संक्रियन ऊर्जा क्या है और अभिक्रिया की गति क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे संक्रियन ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी किसी रासायनिक अभिक्रिया के आरंभ करने में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ करने में आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब आरंभ करते हैं तो आरंभ करने के लिए जितना उसको कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को समझे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और वह ऊर्जा जो सबसे न्यूनतम होती है, जितना में वह आरंभ हो जाए, जितना में वह रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाए, आरंभ हो जाए, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, संक्रियन ऊर्जा कहेंगे। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के आरंभ करने में आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए शुरू में
जितना उसे एनर्जी दिया जाए, जितना उसे ऊर्जा दिया जाए, जितना में वह रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाए, वही ऊर्जा हमारा संक्रियन ऊर्जा कहलाएगा। अर्थात तो वह अभिक्रिया को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। वह ऊर्जा जो होता है वह ऊर्जा अभिक्रिया को एक्टिवेट कर देता है, अर्थात संक्रिय कर देता है। इसीलिए हम लोग इसे संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। उस ऊर्जा को हम लोग संक्रियन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग, रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग, जिसे हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग क्या होता है। तो जी यहाँ पर देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी खास समय अंतराल में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी खास समय अंतराल में अभिकारकों की सांद्रता में कमी, अर्थात जो हमारा अभिक्रिया होता है उसमें अभिकारक होता है और उत्पाद बनता है। तो उस अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो वृद्धि को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी खास समय अंतराल में अभिकारकों की सांद्रता में कमी होगी और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होगी, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग को हम लोग दैनिक जीवन के अनुसार से भी समझ सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी चलाते हैं तो किसी गाड़ी का चाल या वेग, किसी भी गाड़ी का चाल या वेग जो होता है, क्या होता है, चाल या वेग एक जगह से दूसरे जगह, अर्थात उसके दूरी में परिवर्तन, किसी खास समय में उसके दूरी में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। किसी खास समय में उसके दूरी में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात एक जगह से हमें दूसरे जगह जाना है, जैसे 1 किलोमीटर जाना है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो दूरी में धीरे धीरे क्या होने लगेगा, मेरा एक जगह से जैसे दूसरे जगह जाना है, हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाना है, तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कुछ समय लगेगा और यहाँ से यहाँ तक हमें दूरी में परिवर्तन हुआ। पहले यहाँ पर थे, फिर यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है। अब यही दूरी में परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है, चाल कहलाता है या वेग कहलाता है। किसी खास समय में जो दूरी में परिवर्तन होता है वही चाल या वेग कहलाता है। अब यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर जो है इसके समय में परिवर्तन हो सकता है लेकिन दूरी में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसके समय में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है लेकिन दूरी में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे दूरी हमारा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, जो दूरी में परिवर्तन होता है, जो समय अंतराल में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग दर या वेग कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे दर निकालने के लिए जो होता है, दर या चाल निकालने के लिए या वेग निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, दूरी बटा दर निकालने के लिए, वेग या चाल निकालने के लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बट्टा क्या होता है, समय होता है, दूरी बट्टा समय। तो इसमें क्या होगा, दूरी में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन। तो इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में से यहाँ पे ए है और यहाँ पर बी है, तो ए हमारा क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। तो ए से हम बना रहे हैं बी, ए से हम बना रहे हैं क्या, बी, तो ए अभिकारक हो गया, तो इसके सांद्रता में परिवर्तन होगा और बी के सांद्रता में भी परिवर्तन होगा। तो ये ए के सांद्रता में परिवर्तन होगा, अर्थात वो हो गया दूरी, और कुछ समय में होगा, किसी खास समय में होगा, तो वह हो गया समय, अर्थात समय अंतराल में परिवर्तन, अर्थात समय जो है समय में परिवर्तन हो गया। समय अंतराल, कितना समय अंतराल में परिवर्तन हुआ, तो ए में परिवर्तन और बी में परिवर्तन जो समय के साथ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिक्रिया की दर। अब ए जो अभिकारक है, तो ए से हम बना रहे हैं बी, तो ए जो अभिकारक है इसकी सांद्रता में कमी होने लगेगा, इसकी सांद्रता में कमी होने लगेगा, और बी जो है हमारा उत्पाद बन रहा है, तो बी जो उत्पाद बन रहा है तो इसकी सांद्रता में क्या होने लगेगा, वृद्धि होने लगेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर में जो अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें जो हमारा अभिकारक होता है और जो उत्पाद बनता है, तो अभिकारक की जो सांद्रता
सांद्रता होता है उसमें कमी होने लगता है। समय के साथ जब अभिक्रिया शुरू करते हैं तो समय भी शुरू हो जाता है, तो उस अभिकारक की जो सांद्रता होती है, जो कंसंट्रेशन होता है, उसमें कमी आने लगता है और जो उत्पाद जो बनता है उसमें धीरे धीरे समय के साथ उसमें परिवर्तन होने लगता है। जितना अभिक्रिया शुरू ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उत्पाद का निर्माण होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सूत्र होता है रासायनिक अभिक्रिया की दर बराबर, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बराबर सूत्र होता है अभिकारकों की सांद्रता में कमी या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि, या इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन। अर्थात अभिकारकों की सांद्रता में हमको कमी होगा और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि बट्टा कौन चीज़ के साथ होगा, समय अंतराल के साथ होगा परिवर्तन, बट्टा समय अंतराल के साथ होगा परिवर्तन। क्योंकि जब तक हमको अभिकारक से उत्पाद बनाना है, जब तक ले हम समय शुरू नहीं करेंगे, अर्थात जब तक ले हम अभिक्रिया शुरू नहीं करेंगे, तब तक ले अभिकारक की सांद्रता में कमी नहीं आएगा और हमको उत्पाद नहीं बनेगा। और जितना ज़्यादा देर तक हम अभिक्रिया कराएंगे उतना हमको उत्पाद मिलेगा, तो वह समय अंतराल के साथ ही होगा। तो जो रासायनिक अभिक्रिया की दर बराबर क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि बट्टा समय अंतराल। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है कितने प्रकार के होता है और कौन कौन से होता है और कौन कौन से होता है, कौन से रासायनिक अभिक्रिया को हमें पढ़ना है और कौन से रासायनिक अभिक्रिया को हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, और रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है और संक्रियन ऊर्जा क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जो अगला वीडियो होगा, तो अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है, उस रासायनिक अभिक्रिया के जो दर है वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का कैसे रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात करेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो इस चैप्टर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग करेंगे, अर्थात मॉडरेट रिएक्शन का, किस प्रकार से हम लोग अभिक्रिया की दर या वेग को ज्ञात करेंगे किसी अभिक्रिया के। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।